Hey guys, welcome to your own YouTube channel Google Classes. This is Swaran at this end. Hope you all are selling a quite healthy board. आप सब बहुत खुश होंगे, हंसते खेलते होंगे। तो आज हम लेके आए हैं MCQ सेशन। सो चलें शुरू करते हैं। प्रॉब्लम मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। देखो मैं यहाँ पे पूरे चीज़ों को स्क्रैच से नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि मैं उन चीज़ों पे बहुत डिटेल में थॉरो डिस्कशन कर चुका हूँ। सो अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको लगेगा कि ये बहुत फास्ट हो रही हैं चीज़ें, बट उसके लिए मैंने आपको बता दिया सजेशन कि आप पहले चीज़ें समझ लो वहाँ पे हमारे वीडियो लेक्चर्स में। अदरवाइज ये सेशन आपके लिए नहीं है। मैं इन एडवांस आपको बोल दूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम। लास्ट में आप बोलोगे कि सर ने बेकार पढ़ाया। सो मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको कहीं भी कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है सो आपका टाइम खराब होगा यहाँ पे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है then this lecture is for you. Okay, so now मैग्नीशियम रिबन को बोल रहा है रब करते हैं बर्निंग से पहले। क्यों? उसके ऊपर कोटिंग होती है किस चीज की? ओके, सो उसके ऊपर कोटिंग होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। फाइन, क्योंकि मैग्नीशियम जो एक रिएक्टिव मेटल है, आप उसको एक्सपोज करोगे, बाहर आपने दुकान पे छोड़ दिया, एक्सपोज खुला बेचने के लिए रखा है और रोल आपने खुला छोड़ दिया, so it will catch oxygen, aerial oxygen and will get oxidized and will form a layer of magnesium oxide। और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो अंदर जो छिपा हुआ, उस लेयर के अंदर जो छिपा हुआ मैग्नीशियम है उसको उस तक जो आग है वो जाने ही नहीं देगी और चीज जो मैग्नीशियम है वो जल नहीं पाएगा। तो इसलिए अपने को इस लेयर को पहले हटाना पड़ता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। ये रिएक्शन आपको दे रखी है क्योंकि थोड़ा रहता है कंप्यूटर का अपना एक ड्रॉबैक की चीज़ों को अपन सबस्क्रिप्ट में इजीली जल्दी जल्दी नहीं चेंज कर सकते। सो यहाँ मैं इसको थोड़ा मैनुअली कर देता हूँ। यहाँ पे 2 है वो पैर में सबस्क्रिप्ट, यहाँ 3 ये सब कैसे होते हैं मतलब केमिकल फॉर्मूले में पैर में लिखे हुए 2 पैर में। ओके, और ये जो कोफिशिएंट है 3, बैलेंसिंग कोफिशिएंट ये 4। फाइन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 4 कमेंट करे हुए हैं इस रिएक्शन के बारे में। आपको बताना है कि क्या क्या कमेंट सही है इसमें से। तो इसके कमेंट पढ़े बिना मैं बस कुछ चीजें देखते हैं। यहाँ लिखा है ऑक्सीडाइज, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये हमने डिस्कस किया है। तो मतलब ये जो अक्षर है इनको देख के आपको खुद समझ आना चाहिए कि यहाँ पे कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और यही पूछा गया कि क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, क्या रिड्यूस हो रही है। तो इसकी बातें पढ़ के मैं कंफ्यूज होने से अच्छा कि मैं पहले खुद डिसाइड कर लूँ कि क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है। देखो, ऑक्सीजन का गेन होना ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ आयरन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ आप देखोगे तो आयरन उस तरफ जाके ऑक्सीजन ले बैठा, तो आयरन की क्या हुई? ऑक्सीडेशन हुई। ये जो है ऑक्सीडेशन है, तो क्या बोला जाएगा? आयरन जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अब जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक, दूसरा कौन है यहाँ पे? पानी। खत्म कहानी। होप आपको समझ आ गई होगी बात। अब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये क्या हो गया? रिड्यूस, क्योंकि इसने ऑक्सीजन छोड़ा तो यहाँ ऑक्सीजन गायब हो गया, तो ये रिड्यूस हो गया। जो रिड्यूस होता है वो दूसरे के लिए क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आपने 4 चीजें होती, चारों पकड़ ली। अब देखो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। सो ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज हमने देखा कौन हो रहा है? आयरन हो रहा है। यहाँ लिखा है आयरन, हाँ बिल्कुल लिखा है, तो ये सही है, पहली बात सही है। फिर यहाँ लिखा है रिड्यूस्ड, तो देखो हम अपने साथ चलेंगे। रिड्यूस कौन हुआ था? पानी, तो यहाँ भी लिखा है पानी, वाटर, मतलब सही बोल रहा है। फिर यहाँ लिखा है रिड्यूसिंग एजेंट, हमने देखा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे? आयरन। यहाँ लिखा है आयरन, नहीं लिखा तो गलत है। ठीक है, यहाँ लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमने देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? पानी, लिखा है पानी, बिल्कुल सही, तो मतलब ये भी सही है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ कहीं दिया है? ये दिया है सी में, तो आंसर सी इज करेक्ट ऑप्शन। फाइन, मूव अहेड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक होती है? तो ये तो आप जानते हो, अगर चीजें आपने समझी हैं तो ही बता सकते हो। डाइल्यूशन जो होता है एसिड का वो एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप एसिड को डिल्यूट करते हो तो हम पानी में एसिड डालते हैं। बल्क ऑफ वाटर वी टेक, अपन ज्यादा पानी लेते हैं बीकर में और या फिर किसी और बड़े बाथ टब में, तो ऊपर से एसिड डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि वो जो डाइल्यूशन का प्रोसेस होता है उसमें काफी हीट जनरेट होती है और उतनी हीट जो है उसको सोखने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए अपन पानी बहुत सारा लेते हैं। ओके, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बर्तन ही फट जाएगा कांच का, और इवन हो सकता है कि वो जो
नीचे जैसी चीज जाएगी, अगर पानी कम हुआ या फिर अपन अगर इसी को उल्टा करके करने लगे कि आपने एसिड में पानी डालना शुरू कर दिया, तो इतनी ज्यादा हीट बनेगी कि वो स्प्लैश छींटे पड़ सकते हैं एसिड के, और करने वाला बंदा जो है उसके लिए जानलेवा चीज है ये फिर। ठीक है, एसिड बर्न हो सकता है, जान भी जा सकती है। फाइन। तो इसलिए ये प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक है सबको ही पता होता है, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकली करा भी होता है। अदरवाइज आपको ये याद भी रखना है, डेल्यूशन जो होता है ये एक्सोथर्मिक है। फिर क्विक लाइम मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि जब अपन चूना डालते हैं पानी में, घर में भी सफेदी करते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, और अब बाल्टी को हाथ लगोगे तो गर्म हो जाएगी, तो ये भी एक्सोथर्मिक है। पानी डालना क्विक लाइम में और स्लेक लाइम को बनाना। इवेपोरेशन तो किसी भी तरह से एक्सोथर्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर देखो किसी को बुखार होता है तो कपड़ा गीला कर करके डालते हैं। पुरानी मूवीज में भी आपने देखा होगा कि किसी को बुखार चढ़ता है तो उसके वो माथे पे रुमाल डालते थे, फिर गाना ऐसे चल पड़ता है पीछे। तो जो सारी कहानी होती है वो इसलिए होती है ताकि खोपड़ी ठंडी की जा सके बंदे की जिसको बुखार चढ़ा हुआ है। तो अगर इवेपोरेशन से जो है वो हीट बन रही होती तो बंदे को फिर और टेम्परेचर हाई हो जाता, तो अपन फिर ऐसा करते नहीं। तो इवेपोरेशन ऑलवेज लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट, इवेपोरेशन से ठंडक बढ़ती है। इसलिए ये तो बिल्कुल ही उल्टी बात कर दी इन्होंने, ये हो नहीं सकता। सब्लिमेशन जो होता है वो ऐसा प्रोसेस है इसमें अपन डायरेक्ट सॉलिड से इवेपोरेट कर देते हैं चीज को, मतलब सॉलिड से लिक्विड आती नहीं, डायरेक्ट इवेपोरेशन होता है। तो ये भी एक तरह से इवेपोरेशन ही है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। हालांकि सब्लिमेशन में फर्क होता है, इवेपोरेशन तो वाटर से वेपर बनते हैं, सब्लिमेशन डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बनते हैं। पर क्योंकि वेपर बन रहे तो इसलिए जो सब्लिमेशन है उसको भी एक्सोथर्मिक नहीं बोलते अपन। तो आंसर जो है फर्स्ट और सेकंड देखो कहाँ, ये रहा आंसर। ओके। फोर्थ, विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाई ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बड़ा ही मतलब साधारण सा क्वेश्चन। कौन सी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करी जा सकती, वारे अंग्रेज। देखो इस अंग्रेजी का भी आपको मतलब पता होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ की बात है। सो कन्वेड का मतलब होता है कि ये प्रस्तुत कर नहीं करती है ना, नॉट भी लिखा है, तो कौन सी जो जानकारी है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ऐसी केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस हो चुकी है, तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो जानकारी नहीं अपने समक्ष प्रस्तुत करती, ऐसी कौन सी जानकारी है ना। सो देखो साहब, फिजिकल स्टेट तो बताती है सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस, वो मैंने बताया था, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की भी, ये तो सही है। नॉट वाली बात देखनी कौन सी नहीं बताती, वो देखना है अपने को, तो ये अपना आंसर नहीं है क्योंकि अपने को बताना नॉट। ओके। सिंबल फॉर्मूले ये सब भी बताती है किसी रिएक्शन में क्या फॉर्मूले, जो भी फॉर्मूले अपन यूज कर रहे हैं उनके सिंबल क्या है, या जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उनके फॉर्मूले क्या है, ये सारी कहानी बताती है, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल कितने हैं वो भी अपनी रिएक्शन बता देती है। एक रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ये कहानी जो है रिएक्शन में नहीं बताई जाती बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। ये सब चीजें जो है ना, ये वाली ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। थोड़ा जब हम बड़े हो जाते हैं, 10th के बाद की कहानी है, 12th में या 11th 12th में गिब्स फ्री एनर्जी आती है एक, उसको देख करके फिर अपन बोलते हैं कि हाँ ये रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी की जो कहानी है वो अपने अभी समझेंगे कि लेवल से बाहर, एक्चुअल में ये एसएसबी के लेवल में मैं नहीं कर मानता हूँ इसको। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एक्चुअल में अपन इसको लिखते भी नहीं है, सच स्पेशल कहीं मेंशन करते भी नहीं है। सो ये डी पार्ट जो है ये नहीं होता हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। जब हम मतलब 12th में केमिस्ट्री पढ़ने लगते हैं फिर तो गिव्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी वो सब चीजें बताकर उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपन डालते हैं कि गिव्स फ्री एनर्जी इतनी है, पर वो सारी चीजें होती हैं वो, ये इसका आंसर तो यही है क्योंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये नहीं होता। पर कई बार बच्चे इसको देखते हैं बुक में लिखा हुआ गिव्स फ्री एनर्जी को, किसी ने अगर बड़ी क्लासों की बुक पढ़ ली हो तो वो सोचते हैं कि ये भी होता है रिएक्शन में लिखा हुआ। सो ये नहीं होता, ये तो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है जो फिर हम अपने को बुक्स में ही दिया रहता है, मतलब पहले ही दिया रहता है कि इसकी गिफ्ट फ्री एनर्जी इतनी है तो बताओ ये रिएक्शन फिजिकल है या नहीं। अदरवाइज कैसे हमें कैसे सपना आएगा कि हाँ इसकी गिफ्ट फ्री एनर्जी इतनी है। वो सारी बातें जो है वो हाई मतलब बड़ी क्लासेस में है और वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पार्ट भी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा जानकारी भी हानिकारक हो जाती है कई बार। सो अपने को ध्यान में रखना है कि JKSSB का लेवल क्या है, हम किस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं और अपने को किस गहराई तक का किस डेप्थ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो सिंपल रखना है चीजों को, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करना। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। CO2, ये टू लिखा है, पैर वाला टू जो है CO2 और H2 ये भी पैर में ही है, दो गैसेज हैं, बताओ क्या कहानी है दोनों की।
तो ये दो गैसें मैं आपको फिर बता दूं, मतलब यहाँ तो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, बट अदरवाइज आपको इनके बारे में, इनके टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। जो भी H2 का टेस्ट होता है, CO2 का टेस्ट होता है, और वो टेस्ट भी जरूरी है, उस टेस्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है कि इसके बारे में क्या बात जो है सही है, तो आर हैवियर देन एयर, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर ये हैवियर होती तो ये फिर मतलब बाहर ही कैसे आती है एयर में। ठीक है, अगर कलरलेस है तो साहब हाँ कलरलेस तो होती है। एचडी का बिल्कुल नहीं। सॉल्युबल होती पानी में, बिल्कुल नहीं होती सॉल्युबल, तो ये आंसर है, कलरलेस होती है। ओके, यहाँ में एक जानकारी और दे दूं, जैसे CO2 है, तो इसके बारे में कई बार बोलते हैं, जैसे मान लो यहीं पे अगर हो सकता है वो क्वेश्चन आगे आया भी हो, बट अगर नहीं भी आया तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि CO2 जब लाइम में जाती है, CO2 गैस व्हेन पास थ्रू लाइम, तो क्या ऑब्जर्व करते हो आप? चार ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से जो सही होगा वो होगा कि लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाता है, लाइम वाटर का कलर जो है मिल्की हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से हाइड्रोजन गैस है, ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। जब आप मान लो इसको सोप वाटर में पास करवाते हो, बबल बनेंगे सोप के, उसके अंदर हाइड्रोजन होगी, या बर्निंग कैंडल लगी हो तो एक पॉप साउंड होगी ऐसे, इस तरह की। ठीक है, या फिर ऐसे सोचो कि मेरी पॉप साउंड आपको शायद सुनाई नहीं दे रही होगी, तो मतलब सोचो ढक्कन खोलते हैं अपन बोतल का, उस तरह की वो साउंड होती है, तो वो पॉप साउंड कहलाती है, और वो हाइड्रोजन गैस की होती है। ठीक है, तो इन चीजों में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके फाइन, सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर फ्यू डेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो एक क्रोजन का क्वेश्चन है। आपको कॉपर की क्रोजन पता होनी चाहिए ढंग से, आयरन की क्रोजन और सिल्वर की क्रोजन। क्लोरीन से बचने के तरीके क्या क्या, गैल्वेनाइजेशन, वो सारी बातें, ऑयलिंग ऑयलिंग जितनी भी प्रोसेस है, वो सारी कहानी भी पता होनी चाहिए। सो यहाँ तो बस एक सिल्वर के बारे में पूछ लिया, बट मैंने आपको चार तीन चीजें और बताई। इनफैक्ट सिल्वर भी इसी में आ गया, तो इनको डिटेल में आपको पढ़ के जाना। अब बची सिल्वर की कहानी की, सिल्वर के केस में क्या बनता है, तो बस आपको ये याद रखना कि सिल्वर किसके कारण करोड होता है। सिल्वर एक चीज है जो करोड करती है, वो है सल्फर। सल्फर ये सिल्वर का दुश्मन है, सल्फर। एस से सिल्वर, एस से सल्फर, है ना, एक दूसरे के दुश्मन। तो सल्फर है तो फिर क्या बनता है, तो Ag2S बनता है। अब देखो कई बार अपने को सल्फर पता होते हुए भी आंसर गलत होने के चांस, एक्चुअल में देखो, ये ये भी लोग टिक लगा सकते हैं, मतलब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर यहाँ बोला कि क्या बनता है कुछ दिन, सिल्वर हमने बाहर, मान लो कोई सिल्वर का गहना या कोई चीज है, कॉइन है, मान लो सिल्वर का कॉइन है, हमने बाहर छोड़ दिया, कुछ दिन बाद जो है क्या बनेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया ना सल्फर, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये भी सल्फर का सोर्स है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड इसके जाकर के मिलेगी, तो क्या बनेगा, Ag2S। ठीक है, अब अगर हमने मान लो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, तो हमने ये सोच लिया कि शायद क्वेश्चन में ये पूछा है किसके कारण ये होता है, तो कोई बोलेगा हाँ H2S जो है उसमें सल्फर होती है, तो H2S के कारण ही होगा, तो वो इसको टिक मार देगा। सो क्वेश्चन को पढ़ना है ढंग से कि बोल क्या रहा है। वो बोल रहा है क्या बनेगा, तो बनता क्या, Ag2S बनता है। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी, ये आंसर है करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, सिक्स, हाँ ये सेवन। विच कार्बन, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, देखो यही मैं बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये क्वेश्चन हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से पास करते हो, लाइम वाटर बोले तो क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। इसमें जब लाइम वाटर जाता है, CO2 जाती है इसके अंदर, तो क्या बनता है, तो CO2 प्लस CaOH ट्वाइस क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये एक्वस होता है, मतलब एक्वस मतलब कि ये घोल में ही होगा घुला हुआ, तो ये मिल्की होता है, मिल्की। ठीक है, क्यों मिल्की होता है, क्योंकि CaCO3 है, ये वही चीज होती है जो हमारे चौक बनाने में काम आती है, या मार्बल बनने में काम आती है। तो वो चौक भी वाइट वाइट होता है उस टाइम, ये मतलब पाउडर फॉर्म में होता है जब ये रिएक्शन हुई होती है, तो पानी में घुलता है, कुछ घोल बन जाता है, तो वाइट ही बनता है। ठीक है, तो इसलिए लाइम वाटर मिल्की होता है, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड, ये तो सिंपल आपको डेफिनेशन ही दे दी कि एक्सचेंज ऑफ आयन कहाँ होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है। दो कंपाउंड एक्सचेंज करें आयन को, ठीक है, आयन का एक्सचेंज होता है तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये रहा आंसर। डेफिनेशन है, ऐसा क्वेश्चन हार्डली मतलब पूछा जा सकता है। ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल इन कॉपर सॉल्यूशन फॉर फ्यू मिनट्स यू विल ऑब्जर्व, ये मैंने आपको एक्टिविटी सीरीज बताई थी। ठीक है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम
जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो याद होनी चाहिए आपको बाई हार्ट, नहीं तो इतना तो पता होना चाहिए कि मतलब थोड़ी सी तो याद होनी चाहिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। यहाँ पे आएगी हाइड्रोजन। अब जो ये मैं नीचे की तरफ लिखूंगा तो ये मतलब डाउनवर्ड रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ऊपर जितना ऊपर होगा एलिमेंट तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा है। तो ये मैंने लिखी एक्टिविटी सीरीज या फिर बोलो रिएक्टिविटी सीरीज। तो अगर मोर रिएक्टिव मेटल होता है, जैसे यहाँ पे आयरन है तो आयरन Fe प्लस CuSO4 करोगे तो मोर रिएक्टिव, और ये इसका सोल्यूशन है यहाँ पे एक्वस। मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो ये कॉपर जो है देखो नीचे आ रहा है, ठीक है, और आयरन इससे ऊपर है तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है क्या होगा, तो क्या होगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा। जब रिप्लेस करेगा तो जो ब्लू कलर था वो किसके कारण था, ये कॉपर सल्फेट के कारण। तो यहाँ अगर ब्लू कलर की बात करी होगी तो फेड होगा, लिखा है कहीं। सो लास्ट से शुरू करते हैं। तो ये बोल रहा कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। सो कलर जो है ग्रीन चेंज हो जाएगा। कलर चेंज तो होगा, इतना तो श्योर है कि ये ब्लू था, अब कुछ फर्क तो पड़ेगा बट ये ग्रीन ही होगा, इसकी गारंटी नहीं है क्योंकि मेरे को याद नहीं ग्रीन होता है या नहीं होता। मान लो ऐसा एग्जाम में मेरे को श्योर नहीं हूं मैं, तो फिर मैं दूसरा ऑप्शन पढ़ता हूँ। ठीक, द सरफेस ऑफ आयरन नेल अक्वायर अ ब्लैक कोटिंग। आयरन की जो सरफेस है उस पर कोटिंग आएगी जब आयरन इसको डिस्प्लेस ही कर देगा। सोच के देखो, ये मतलब आयरन जो है, आयरन की जो नेल है, यहाँ से आयरन इसकी लेयर से उठ के मतलब इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कुछ चेंज आएगा, आयरन की नेल के ऊपर भी कुछ कलर चेंज होगा। सो कलर बोल रहा है कि ब्लैक होगा। चेंज तो होगा पर वो ब्लैक ही होगा, ऐसा नहीं है ब्लैक कलर नहीं होता क्योंकि ये ब्लू सोल्यूशन था। और ये मतलब आपको ना रट्टा ही, रट्टा भी क्या बोलूं, मतलब कुछ मेमोरी बेस्ड चीजें होती है ना, तो मेरे को अपनी मेमोरी बेस्ड चीज से पता है कि आयरन का जो कलर है वो चेंज होकर ब्लैक तो नहीं होता। कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स अवे। कलर जो सोल्यूशन का वो फेड होगा, फीका होगा, हाँ ये बोल सकता हूँ गारंटी से। बदलेगा और फीका तो होगा, ठीक, ये मतलब सेफ बोलना है। जैसे इसमें बोला ग्रीन, तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल ग्रीन हरा हरा ही होगा जाके मैं बोलूंगा देखो ग्रीन हो गया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इसमें बोला कुछ मिनट बाद ही, तो कुछ मिनट बाद ही बोल दूं पूरा ग्रीन हो जाएगा, नहीं गलत है बोलना, इतना नहीं बोल सकते एग्जैक्ट कलर। हाँ फेड होगा जरूर, जो ब्लू कलर था वो ब्लू नहीं रहेगा, कुछ फीका पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन भी देख लेते हैं। बोलता कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये तो बिल्कुल ही गलत है, रिएक्शन तो होगी। इसी को बोले हैं कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक। और ब्लैक कलर नहीं होगा ये मेरे को पता। अब ग्रीन कलर बिल्कुल नहीं आएगा, ये पता तो बचा कौन है कि तो सोल्यूशन का जो कलर है वो फेड होगा, फाइन। सो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा साधारण है पर मतलब ये कंफ्यूज कर सकता है अच्छे अच्छों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एलिमेंट एक्स है, उसको आपने एक्सपोज कर दिया मॉइस्ट एयर में। एक्स को अपने मॉइस्ट एयर में, मॉइस्ट एयर सुन के वैसे खिड़कियां खुल जानी चाहिए दिमाग की कि मॉइस्ट एयर की कहानी क्या है। आयरन को ही मॉइस्ट एयर चाहिए होती है, तो जो आयरन है ना वही है ये एक्स। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे अगर आपको समझ है तो, क्योंकि आयरन ऐसी चीज है कि जो अकेले एयर के साथ रिएक्शन करे तब भी जंग नहीं खाती, खाली पानी के साथ रिएक्शन करे तो भी जंग नहीं खाती, दोनों ही होनी चाहिए, मतलब मॉइस्ट एयर होनी चाहिए तब जाके जंग लगती है, ठीक है। और बोला कि रेडिश ब्राउन आ जाता है, जंग लग के रेडिश ब्राउन ही होगा ऑफ कोर्स। एंड न्यू कंपाउंड वाई इज फाउंड, और नया कंपाउंड बनता है वाई। तो जंग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। यहाँ मैं लिखता हूँ ऑक्सीजन प्लस H2O लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्स होता है Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा होता है। आप अपने ऑप्शन में पता नहीं कितना एक्यूरेट दिया होगा, देखते हैं। सब्सटेंस एक्स क्या है और वाई क्या है। तो सब्सटेंस एक्स देखो आयरन है, हाँ, और वाई बोल रहा है Fe2O3, ऐसा नहीं होता, Fe2O3 डॉट XH2O होता है। बट यहाँ पे इतना एक्यूरेट फॉर्मूला कहीं दिया ही नहीं है, तो मतलब अपने को समझना कि एग्जामिनर जो था या जो क्वेश्चन डिजाइन करने वाला है उसकी बुद्धि इतनी काम करी है, तो यही बेस्ट आंसर है इतना इन सब में से। क्योंकि एटलीस्ट इतना श्योरिटी से तो बोल सकते हैं कि एक्स आयरन था, यहाँ पे किसी और जगह आयरन दिखाया ही नहीं हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट जगह पे चलते हैं। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। रेंसिडिटी कैसे प्रिवेंट कर सकते हो आप, तो रेंसिडिटी क्योंकि मैंने नहीं बताई डेप्थ में तो अब बताता हूँ शॉर्ट में। देखो कोई भी खाने का पदार्थ है, कोई भी ईटेबल चीज है, अगर उसको आप ओपन छोड़ते हो ऐसे ही,
शेल्फ पे ही छोड़ दिया सपोज करो आपने, तो उसके अंदर जो ऑयली या फैटी चीज जो भी होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है एक तरह से। हालांकि यहाँ पे ऑक्सीडाइज टर्म हम यूज नहीं करते, ऑक्सीडाइज कहने वाले कि बाहर से ऑक्सीजन जो होती है हवा की वो इससे रिएक्ट कर जाती है खाने के साथ। खासकर वो चीजें जिनमें तेल या तरल पदार्थ जो फैट या ऑयल की जो मात्रा वो रहती है वो, तो फिर वो ऑक्सीजन के साथ मतलब ऑक्सीजन के मिलने को अपन ऑक्सीडेशन बोलते हैं वैसे, बट जब ये ईटेबल चीजों के साथ होती है तो फिर अपन ऑक्सीडेशन नहीं बोलते, फिर अपन बोलते हैं एक स्पेशल टर्म रेंसिडिटी। ठीक है। और फिर वो जो महक है गंदी सी महक आने लगती है, फाउल सी स्मेल आने लगती है, और वो खाना जो है फिर वो मतलब हमारे खाने लायक एक्चुअल में रहता भी नहीं है। एक तो उसका टेस्ट ही फिर वो वैसे ही हो जाएगा ना जब स्मेल ही आने लगी उसमें तो। और दूसरी बात ये है कि फिर फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है उसको लेकर के। सो फिर उसको कैसे बचाया जाए, अब उसके बारे में शायद बोल रहा होगा। कैन बी प्रिवेंटेड, हाँ प्रिवेंटेड कैसे की जाए। तो देखो क्या क्या तरीके होते हैं प्रिवेंट करने के। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं केमिकल कुछ, वो अपन डाल सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट समझे, जो ऑक्सीडेशन होना ही ना दे, ऐसी चीजें। फिर स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, तो हाँ ये भी एक तरीका हो सकता है। क्यों? क्योंकि सपोज करो कोई भी रिएक्शन है, अभी ऑक्सीजन को मिलना ही है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी रिएक्शन होती है। तो अगर आप खाने को लाइट से दूर रखते हो तो भी अपन उसको बचा सकते हैं। ठीक है। फिर है कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, हाँ ठंडा करना खाने को। उससे भी जो ठंडा रखोगे मतलब उसका आप टेम्परेचर बढ़ने ही नहीं दे रहे। यहाँ आपने बोला कि धूप से दूर रख रहे हो, तो मतलब वो आप वही कर रहे हो, धूप से दूर रख के टेम्परेचर नहीं बढ़ने दे रहे। और यहाँ भी आप वही कर रहे हो, फ्रिज में ले जाके कि टेम्परेचर आप बढ़ने नहीं दे रहे। जितना टेम्परेचर कम रहेगा उतनी कम या उतनी स्लो जो रिएक्शन होगी किसी भी चीज की, उतने कम चांस होंगे रिएक्शन होने के, ऑक्सीडेशन एसिडिटी होने के। सो सारी बातें सही हैं। सो ऑल ऑफ दीज जो है वो एग्जैक्ट आंसर होगा डी पार्ट। ओके। So 12th question, dilute hydrochloric acid is added to granulated zinc in a test tube. The observation are recorded. Point out the correct observation. So आप इसकी observation पढ़ने से पहले अपना ही दिमाग लगा लो कि ग्रेनुलेटेड जिंक है, जिंक के जो कण से होते हैं, चिप्स सी होती हैं, वो आपने डाली एसिड में। मेटल जब एसिड में जाएगा तो क्या करेगा, एसिड प्लस मेटल आपको पता है हाइड्रोजन गैस निकलती है। सो देखो मैं लिख भी देता हूँ इस सेक्शन को, जिंक प्लस HCl, एक सॉल्ट बनेगा जिंक क्लोराइड का, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 डाल दो, खत्म कहानी। ठीक है। अब देखो कहाँ लिखा है हाइड्रोजन गैस निकलने की बात। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक MCQ भी पढ़ा था, वहां लिखा था कि CO2 और H2 जो है वो कलरलेस गैस है। तो अब यहाँ कहीं लिखा है कुछ इसकी प्रॉपर्टी कलरलेस वाली। सरफेस ऑफ मेटल बिकम शाइनिंग, कहाँ शाइनिंग होने लगेगा ये, शाइनिंग वाइनिंग कुछ नहीं होगी, ये तो गलत है। फिर रिएक्शन टर्न मिल्की, ना मिल्की विल्की भी कहानी नहीं है यहाँ, तो मिल्की तो लाइम वाटर की कहानी होती है। ऑर्डर पंजेंट होगी स्मेल, तो इसकी स्मेल जो है पंजेंट नहीं होती मेरे भाई, तो ये भी गलत है। कलरलेस होगी, हाँ जा साहब बिल्कुल कलरलेस होगी। ऑर्डरलेस का मतलब है कि इसकी कोई महक नहीं होगी, तो हाँ बिल्कुल कोई महक नहीं होगी हाइड्रोजन गैस की, यही पकड़े आप। तो दोनों बातें सही है, डी पार्ट आंसर रहेगा। फिर 13th पार्ट है, स्टूडेंट ऐड करता है डाइल्यूट HCl टेस्ट ट्यूब में। रिपीट हो गया क्या, यही था ना क्वेश्चन पहले वो ना। अच्छा पता नहीं, कुछ वही तो लगती है, पढ़ते हैं देखते हैं। HCl डाला स्टूडेंट ने जिंक के ग्रैन्यूल पे, वही बात होगी दोबारा, सेम स्टोरी, शायद कुछ ऑप्शन अलग होंगे। और ये ऑब्जर्वेशन करी, मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, अब बताना है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन सही गलत है। एंड मेड द फॉलोइंग, कौन सी ऑब्जर्वेशन उसने करी स्टूडेंट में। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी, मतलब उसने क्या ऑब्जर्वेशन करी होगी। जिंक सरफेस डल हो जाएगा, नहीं डल वल नहीं होगा कुछ। गैस वॉल होगी जो पॉप साउंड, हाँ देखो देखो फर्क है ना यहाँ पे इस क्वेश्चन में। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी बताई थी, क्योंकि इस रिएक्शन में अभी देखो बताया मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये जब सॉल्यूशन से जाएगी वो बबल बनेगा और कैंडल लेके जाओगे तो पॉप साउंड आएगी, वही बहुत बॉटल खोलने वाली जो साउंड होती है इस तरह की, ये गैस जो है साउंड करती है पॉप साउंड, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, मतलब उसमें काफी सारी हाइड्रोजन को लेकर के उसने बातें पूछ ली। तो ये गैस की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या यूज होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है कि अपन
डिकम्पोजिशन करते हैं किसका, क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड बोथ, ऐसा। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में मैंने आंसर टैली करा इसका एग्जैक्ट जिस एग्जाम में ये आया था, तो उन्होंने जिस हिसाब से आंसर दिया तो मैं भी आपको वही चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड पढ़ने लगोगे तो एनसीईआरटी ने एक जगह लाइन लिखी है कि सिल्वर ब्रोमाइड को हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड को। ओके, ये ये वो फोटो डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है, फोटो डिकम्पोजिशन जब सनलाइट में करते हैं ये फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है ऐसा। जबकि अपन जब ग्राउंड में जाके कोई काम करते हैं मतलब प्रैक्टिकली, तो वहाँ कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं, बट हम एग्जाम में जब जाते हैं तो अपने को एनसीईआरटी की जो लाइन है ना उनके अकॉर्डिंग आंसर करना चाहिए। उसका आपने मान लो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, सपोज करो एक क्वेश्चन है कि आप फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हो, है ना। अब किताबों में मान लो एनसीईआरटी में कहीं लाइन लिखी है कि ग्रीस यूज करके, ठीक, और ऑयलिंग करके, बेरिंग्स यूज कर, रोलर बेरिंग या बॉल बेरिंग यूज करके, ऐसी ऐसी स्टोरीज लिखी, और उन 5 अक्षरों में मान लो एनसीईआरटी के एक अक्षर नहीं लिखा कैंडल वैक्स। ओके, कैंडल वैक्स को यूज करके आप फ्रिक्शन कम कर सकते हो। मैं हंसी की आपको बात बता रहा हूँ कि मतलब क्या हमारे एग्जाम सिस्टम की आयरनी रहती है। मैं हालांकि मतलब निंदा नहीं कर रहा, मैं अपना लाइफ का एक को मतलब एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल और किताबी दुनिया में कितना अंतर होता है और नंबर अपने को किस हिसाब से दुनिया ऑफर करती है। जो कैंडल वैक्स जो होती है, मोमबत्ती की जो वैक्स होती है, वो अच्छा ल्यूब्रिकेंट है। अच्छा मतलब कि अपन अपने घरों में या फिर अपने आम जीवन में आपने देखा होगा, तो लोग जैसे बैग की जिप खराब होती है किसी की, तो सबने अपने इंजीनियरिंग लगा करके उस वैक्स को यूज किया गया होगा और काफी सारी जिप्स आपने ठीक कर भी ली होंगी बैगों की। तो वो क्या करती है, लुब्रिकेशन करती है एक्चुअल में, और वहां पे फिर स्मूथ कर देती है उस सरफेस को, कैंडल वैक्स से वो चीज मतलब ठीक हो जाती है, ठीक है। बट क्योंकि ये स्पीच स्पेशली जो है ना वो किसी किताब में छप के नहीं आती और किसी एनसीईआरटी में लिखी हुई नहीं दिखी किसी को, तो मैंने एक जगह एक टीचर को बोल दिया था, अच्छे प्रोफेसर को ही, मतलब मेरे से वैक्स ये एग्जांपल पूछी किसी ने कि ल्यूब्रिकेशन की एग्जांपल बताओ। सो मैंने एग्जांपल दिया और उन्होंने मेरा मजाक ही बना दिया कि देखो कैसा एग्जांपल देता है बंदा। और मैं वंडर खा गया कि मतलब इतनी सीनियर प्रोफेसर होकर के और ये मतलब इसको समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा बोल क्या रहा है और ये कितनी प्रैक्टिकल बात मैं इसको जीवन से बता रहा हूँ, बट अपन वहाँ बहस नहीं कर सकते। सो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, मैंने अच्छे अच्छे फोटोग्राफर से बात करी है, उनको पूछा है कि हाँ आप जो मतलब बुजुर्ग रह चुके हैं कि क्या सिल्वर ब्रोमाइड को अपन यूज नहीं करते, या जो मतलब केमिस्ट्री की अच्छी समझ रखते हैं, इवन उनको भी मैंने पूछा है लोगों को, अच्छे अच्छे समझदार लोगों ने बोला है कि सिल्वर क्लोराइड अपन यूज कर सकते हैं। बट क्योंकि एनसीईआरटी में, अगर मैंने अगर बताऊं आपको, तो एनसीईआरटी में लिखा है ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, तो आपको टिक मारना है सिल्वर ब्रोमाइड। सो ये जिंक और ये इलेक्ट्रॉन और ये बताया कि किस तरह की रिएक्शन है। सो एक्चुअल में ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, यहाँ पे कहानी ऐसी लिखी है, जिंक सर के ऊपर था 2+ और बाकी एक्वस यहाँ लिखा था, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा था और ये बन गया था जिंक। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो अगर आपको पता है तो आंसर कर सकते हो, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन, ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो ऑक्सीडेशन होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, हाँ ये पहले भी रिपीट हुआ था, फर्स्ट और सेकंड एक्सोथर्मिक है, ये आंसर है। 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज। ये सबसे पहला टॉपिक था हमारी डिस्कशन का पहले दिन जब हमने इंट्रोडक्शन करी चैप्टर की, फिजिकल केमिकल चेंज के बारे में ही पढ़ा था। कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज नहीं है मतलब वहाँ केमिकल चेंज होगा, ऑफकोर्स देखो कौन सा केमिकल चेंज है, तो कंबशन जो होता है वो केमिकल चेंज ही होता है एक्चुअली में। सो 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज, कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज नहीं है मतलब ये पूछा कौन सा केमिकल चेंज है। तो बॉइलिंग तो फिजिकल चेंज होता है, ये भी आंसर नहीं है। मेल्टिंग भी फिजिकल चेंज था, डिसोल्यूशन मतलब आपने नमक डाल दिया मान लो पानी में, ये भी फिजिकली चेंज है। अपने को देखना है कौन सा नहीं है फिजिकल चेंज, तो ये कंबशन जो है मतलब ऑक्सीजन से मुलाकात होगी गैस की, तो ये केमिकल रिएक्शन ही होगी, ये चेंज नहीं है फिजिकल, ये केमिकल चेंज था। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रोलाइज से वाटर जो है उसको डिकम्पोजिशन तो है, ये उसको बोलते हैं कौन सी डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस।
सो कितने मोल हाइड्रोजन और कितने मोल ऑक्सीजन होंगे, रेशियो बताओ उनका। ठीक है, तो अब देखो किसकी डिसोसिएशन कर रहे हो, पानी की, तो H2O, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, 2:1, सो इजी। फिर बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, रिएक्शन करते हैं, तो बोल रहा है कौन सी रिएक्शन है। मैं आपको लिख के, ऐसे तो पढ़ के ही पता चल जाना चाहिए, डबल डिकम्पोजिशन है, बट एक और भी बात होती है क्या इसमें, हाँ, प्रेसिपिटेशन भी होती है। चलो मैं बताता हूँ क्या कहानी है ये। बेरियम क्लोराइड BaCl2, अमोनियम सल्फेट NH4SO4, रिएक्शन करा तो बना अमोनियम सल्फेट से अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2। बाकी ओके रिपोर्ट है सब चीज़ों की। अब ये जो रिएक्शन होती है, ये किस तरह की रिएक्शन है, तो यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, इसलिए डबल डिकम्पोजिशन है, और यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहे हैं बेरियम सल्फेट के। यहाँ ये जो बेरियम सल्फेट बनता है, ये एक्चुअली में सॉलिड पार्टिकल होते हैं, जो कि मतलब ना नीचे बैठते हैं और ना डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। सो ये ऊपर ही तैरते रहते हैं सॉलिड पार्टिकल, तो ये इनको बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। सो इसलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये एक्वस ही होता है, एक्वस, और ये सॉलिड प्रेसिपिटेट होते हैं, ओके। सो आंसर है सेकंड और फोर्थ दोनों, सेकंड और फोर्थ मतलब डी पार्ट। ओके, 20th क्वेश्चन, टीचर ने दे दी टेस्ट ट्यूब में, मतलब अंग्रेजी पढ़ूं पहले, रुको। टीचर गेव 2 टेस्ट ट्यूब टू स्टूडेंट, ओके। ये 2 मतलब गिनती वाला 2 टेस्ट ट्यूब, 2 स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट को, ओके। 1 कंटेनिंग वाटर, एक में पानी है, ये फोटो बना लेते हैं, पानी है टेस्ट ट्यूब में। एक टेस्ट ट्यूब में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, ये हाइड्रोक्साइड NaOH, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम। अच्छा, टेस्ट ट्यूब जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया मान लो, और उसको बोला कि आइडेंटिफाई करो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर, तो मतलब क्या चीज यूज करेगा बच्चा जिससे उसको पता चल जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये बेस है, बेस। हालांकि एसिड बेस अपने सिलेबस में नहीं है, बट ये कॉमन सेंस की बात है कि ये बहुत कॉमन बेस है, एक्चुअली हद से ज्यादा कॉमन बेस है, सबको पता होता है कि ये बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और बेस कैसे आइडेंटिफाई होता है, लिटमस टेस्ट से। कौन सा लिटमस टेस्ट होता है, हम इनके लिए रेड को चेंज करते हैं ये ब्लू में, तो कहलाएंगे बेस, ठीक। तो रेड लिटमस पेपर होगा तभी तो ये ब्लू में कन्वर्ट होगा, और तब जाके आपको पता चलेगा कि ये बेस है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रेड लिटमस पेपर, फाइन। अगर मान लो इसी जगह होता है, इस टेस्ट ट्यूब में दिया हुआ एसिड HCl, तो फिर कौन सा पेपर लेते, फिर लेते ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू जो पेपर बदलता है रेड में तो बोलते हैं एसिड है, और अभी फिलहाल दिख गया था NaOH, ठीक है, अपने को जरूरत पड़ गई रेड लिटमस पेपर की, ये आंसर है। बिफोर वाइंडिंग अप, वन मैसेज फॉर ऑल, जिन भी बच्चों ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को शेयर नहीं किया, so please do share the channel, do subscribe the channel, and also hit the bell icon so that you get timely notification of all our videos. So thank you everybody, thank you everyone, and have a great day.